हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और इसके पश्चात हम अगले लेक्चर्स में करेंगे दूसरे जो मुख्य बायोम है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है क्या? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके अंतर्गत स्थल पर रहने वाले जीवों का उनके आवास के अंतर संबंधों की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। स्थलीय आवास भूमंडल का मात्र 30% भाग ही है, फिर भी 30% स्थानों में जो विविधता एवं जीवों के विभिन्न रूप मिलते हैं वह बहुत ही आश्चर्य का विषय है। इस आवास में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रकों का समावेश भी है। जलवायु के विशिष्ट प्रकार तथा उनमें आवास करने वाले अनेक प्रकार के जैविक समुदाय हैं जो भिन्न भिन्न अजैविक कारकों के कारण अध्ययन की विशेष महत्ता को भी प्रतिपादित करते हैं। अगर हम सम्मिलित रूप से देखें तो स्थलीय आवास पर विभिन्न एवं विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियां पृथ्वी पर कई प्रकार स्थलीय क्षेत्रों को निर्मित करती हैं। इस स्थलीय क्षेत्रों के निर्माण में भौगोलिक परिस्थितियों के साथ ही साथ स्थलाकृति एवं संरचना का भी विशेष महत्व रहता है। इसलिए जलीय आवासों की तुलना में स्थलीय आवासों में अधिक भिन्नता दिखाई देती है। इसे समझने के लिए यदि हम दो स्थलीय आवासों में अधिक भिन्नता दिखाई देती है तो उसे हम समझ सकते हैं वन एवं मरुस्थल का उदाहरण लेकर। इन दोनों आवासों में पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण के पूर्णतः विभेदता की जा सकती है। अतः स्थलीय आवास को हम अनेक उपवर्गों में विभाजित करके और फिर उसका अध्ययन करते हैं। सामान्यतः भी मरुस्थलीय आवास एवं वनों के आवास में बहुत अंतर होता है। मरुस्थल में जो कारक प्रभावी होते हैं वे वनों हेतु प्रभावित नहीं होते और इसके विपरीत वनों के प्रभावी कारकों की मरुस्थल में अप्रभाविकता देखी जा सकती है। मृदा की स्थितियों व प्रकार, जल की उपस्थिति, ह्यूमिडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट और वर्षा का वितरण, टेम्परेचर आदि, इन सभी में परिवर्तन दिखाई देता रहता है, जो कि स्वतः ही दोनों आवासों की भिन्नता से जैविक समुदायों में भी पृथकता का समावेश हो जाता है। स्थलीय आवासों में इतना अधिक परिवर्तन दिखाई देता है कि वहाँ पाए जाने वाले जीवों को भी विशिष्ट प्रकार का होना पड़ता है। Gases are more available in terrestrial ecosystem than in the aquatic system. Those gases include carbon dioxide that serve as a substrate for photosynthesis, oxygen that serve as a substrate in anaerobic respiration, and nitrogen that serves as a substrate for nitrogen fixation. Major plant taxa in terrestrial ecosystem are the members of division Magnoliophyta, that is flowering plants, of which there are about 2,75,000 species, and the division Pinophyta, that is conifers, of which there are about 500 species. इस तरह से प्लांट्स के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती रहती है। मेजर एनिमल टेक्सा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इंक्लूड करता है इंसेक्टा को, क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें कि लगभग 9 लाख स्पीशीज़, बर्ड्स की लगभग 8,500 स्पीशीज़ और मैमल्स की लगभग 4,100 स्पीशीज़ जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाई जाती हैं। अब यदि हम बात करें कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो इनमें मुख्य रूप से बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, सभी शेप्स और साइजेस के, और इंसेक्ट्स हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जीव जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम मुख्य इसके लक्षणों की बात करें तो स्थलीय आवास के लक्षणों को जानने के लिए विभिन्न पारिस्थितिकी कारकों को हम दो समूहों में विभाजित कर सकते हैं। जलवायु व आधार संबंधित कारक यानी कि अजैविक कारक या एबायोटिक फैक्टर्स और जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में हम किन कारकों को सम्मिलित करते हैं जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के और ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को प्रभावित करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स
भी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर वो उचित मात्रा में उपलब्ध ना हो। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, रॉक्स और विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ भी, जैसे कि सल्फर और फास्फोरस, और इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन, प्रोटीन्स, लिपिड्स और जो है कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और ह्यूमिक सब्सटेंसेस, ये सब भी जीवों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। और ये स्पेसिफिक एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं जियोलॉजिकल, जियोग्राफिक, हाइड्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेटोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम को। तो अब हम एक एक कर इन सभी एबायोटिक फैक्टर्स का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर यानी कि तापक्रम की। ऊष्मा के मापन की अभिव्यक्ति तापक्रम द्वारा अंशों में की जाती है। स्थलीय आवासों में तापक्रम का उच्चावचन अत्यधिक होता है। विभिन्न स्थलीय आवासों के तापक्रमों में तो अंतर होता है, किंतु एक ही स्थलीय आवास में भी दिन में विभिन्न समय पर तापक्रम का अंतर होता है और अलग अलग दिनों में भी तापमान का अंतर होता है, तथा प्रत्येक दिन में अलग अलग समय पर भी तापक्रम अलग अलग होता है। स्थलीय आवास में जीवों को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सामान्य रूप में बनाए रखने के लिए तापक्रम का उच्च स्तर बनाए रखना होता है। तापक्रम को उच्च व स्थायी बनाए रखने के कारण ही ऐसे जंतु जिनका तापक्रम उच्च एवं स्थायी रहता है उनको नियत तापी या होमोथर्मस कहते हैं। ये आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जबकि जो जंतु वातावरणीय तापक्रम के आधार पर अपने शरीर का ताप उच्च एवं स्थायी नहीं रख पाते उन्हें हम अनियत तापी या पोइकिलोथर्मस कहते हैं। तापमान का सीधा संबंध पौधों के जीवन चक्र से भी होता है और जंतुओं का जीवन चक्र तथा विभिन्न अवस्थाएं भी ताप से प्रभावित होती हैं। अनेक जैविक क्रियाओं पर तापक्रम का सीधा प्रभाव दिखाई देता है। वायुमंडल व जंतुओं के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान एवं उत्पादन तथा अवशोषण भी जंतुओं के जीवन में महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि फोटोपीरियोडिज्म का जितना अध्ययन हम पादपों पर करते हैं उतना अध्ययन जंतुओं के परिप्रेक्ष्य में अभी तक फोटोपीरियोडिज्म का नहीं हुआ है। तापक्रम का मेटाबॉलिज्म पर सीधा प्रभाव पड़ता है और शीत समाधि एवं सुप्त अवस्थाएं जैसी क्रियाओं का प्रदर्शन ताप की कमी के कारण ही होता है। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, जंतुओं की वृद्धि और विकास भी ताप से सीधे प्रभावित होते हैं। प्रजनन पर तो ताप का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। विशेषकर कीटों में तो लैंगिक परिपक्वता एवं लैंगिक अनुपात बदल जाने का अध्ययन विशेष रूप से किया गया है। साइबेरियाई पक्षियों का शीतकाल में गर्म प्रदेशों में प्रवास ये प्रमाणित करता है कि ताप का जंतुओं के व्यवहार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह कई प्रकार से जीवों को प्रभावित करता है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड एनिमल्स में इसी प्रकार माइग्रेशन के द्वारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है लो टेम्परेचर पे, और इसके अतिरिक्त ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स भी स्टिमुलेट होती है टेम्परेचर के द्वारा। अब हम बात करते हैं सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की। प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक प्रकार है जो पादपों के प्राथमिक उत्पाद हेतु अत्यंत आवश्यक है। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि पादपों के प्राइमरी प्रोडक्शन पर ही समस्त जीव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से निर्भर करते हैं। समस्त जंतु भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश से प्रभावित रहते हैं। और यदि हम फूड चेन में देखें तो प्रोडक्टिविटी का सीधा संबंध प्रकाश से जुड़ा होता है और इसी कारण जंतु भी अप्रत्यक्ष रूप से फूड चेन के माध्यम से प्रभाविकता प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार से होता है, जो प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की वेवलेंथ और प्रकाश कितने समय तक यानी कि प्रकाश काल के द्वारा भी ये प्रभाव डालता है। जंतुओं में प्रकाश विभिन्न प्रकारों से कारकीय प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता भी रखता है, जिनसे जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। मैमल्स प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं, और यदि हम
इनडायरेक्टली देखें तो कैल्शियम व फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन भी, उपस्थित मात्रा का नियंत्रण भी प्रकाश के द्वारा किया जाता है, जिससे कि कंकाल उत्तक की वृद्धि एवं विकास की निर्भरता जुड़ी होती है। प्रकाश के कारण ही दृष्टि की क्रियाशीलता संभव हुई है। जंतुओं द्वारा अपने आसपास देख सकने की क्षमता प्रकाश के कारण ही है। प्रकाश का महत्व दर्शनेंद्रिय के साथ सीधा संबंधित है। प्रकाश की उपलब्धता ही नेत्रों का औचित्य सिद्ध करती है। स्थलीय आवासों में प्रकाश का अत्यंत महत्व है। तीव्र प्रकाश का मिलना अधिकांश स्थलीय आवासों का मुख्य लक्षण है। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता तथा इससे संबंधित अंगों की उपस्थिति का गुण जंतुओं में स्थलीय आवास में ही विकसित हुए होंगे। साधारण प्रकाश की किरणें जीव द्रव्य में उत्तेजना, क्रियाशीलता और ताप बढ़ा देती हैं, किंतु अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों से उत्परिवर्तन तक प्रभावित होते हैं। लाइट जो है कई प्रकार से जीवों को इन्फ्लुएंस करती है। प्रकाश जो है ये इनेबल करता है ऑर्गेनिज्म को, ताकि उसको देखा जा सकता है नहीं, इनकी ग्रोथ, फौना और फ्लोरा दोनों की ग्रोथ के लिए प्रकाश का होना अत्यावश्यक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैमल्स में विटामिन डी का निर्माण जो है उसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी हो पाता है, और विटामिन डी के द्वारा ये रेगुलेट करता है। विटामिन डी रेगुलेट होता है क्वांटिटीज़ ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस के द्वारा। अब यदि हम बात करें वायु की, तो जलवायु पादपों और जीवों दोनों को प्रभावित करती है। बहुत से प्लांट्स यूज़ करते हैं विंड को डिस्पर्स, सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए, और बहुत लंबी दूरी तक उनके सीड्स जो है वो डिस्पर्स होकर चले जाते हैं। और इस तरह से ऑर्गेनिजम्स दे डिस्पर्स टू फाइंड न्यू हैबिटेट्स रिच इन नीडेड रिसोर्सेज, एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर द प्लांट्स। अब यदि हम बात करें जल की, तो जल जैसा कि हम जानते हैं जीवों के ग्रोथ के लिए, उनके जीवित रहने के लिए अत्यावश्यक है। स्थलीय आवासों में जल की उपलब्धता सीमित होती है, किंतु जल की महत्ता एवं परम आवश्यकता को देखते हुए जल के अभाव में जीवों की कल्पना करना भी संभव नहीं है। इसलिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में न्यूनतम जल में भी निर्वाह करने योग्य हो जाते हैं। जल की कमी का सामना सदैव ही टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को करना पड़ता है। सूखे की समस्या सदा बनी रहती है। ऊंट जैसे जीव तो जल की अधिक मात्रा को शरीर में ही एकत्रित करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। इस आवास में निर्जलीकरण से बचे रहने की क्रियाओं का सहारा जीवों को लेना ही पड़ता है। जंतुओं के साथ साथ पादप वर्ग के जीव भी निर्जलीकरण से मुक्ति पाने हेतु विविध रूप से अनुकूलित होते हैं। और अब हम देखें कि जल का प्रभाव किस तरह से पड़ता है जीवों पर, कि ऑर्गेनिजम्स के सारे वाइटल फंक्शंस को अफेक्ट करता है, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटीज़ को अफेक्ट करता है, और ऑर्गेनिजम्स की मोफोलॉजी एंड फिजियोलॉजी को भी अफेक्ट करता है। सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं वो जल में जब डिज़ोल्व हो जाते हैं तभी पादप उनको एब्जॉर्ब कर पाता है। तो इस तरह प्राणी और पादप दोनों की ही विकास एवं वृद्धि के लिए जल का होना अत्यावश्यक है। अब यदि हम बात करें ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी का भी जीवों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, और उसी को ही हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्लाउड्स और फॉग, बादल और जो आप फॉग देखते हैं कोहरा, वो ह्यूमिडिटी की विजिबल फॉर्म है। मेजर सोर्सेज जो है वाटर के वो है इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशन। और ह्यूमिडिटी को 3 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट एज पर यूनिट वेट ऑफ द एयर, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो कि है
amount of water vapors present per unit volume of air at saturation, and relative humidity, amount of water vapors actually present in the air and expressed as percent of the amount which the air can hold at saturation at existing temperature। तो इस तरह से ह्यूमिडिटी जो है नमी भी जीवों को प्रभावित करती है, और ह्यूमिडिटी का प्लांट्स पर बहुत तरह से प्रभाव पड़ता है कि उनकी स्ट्रक्चर को, फॉर्म को, ट्रांसपिरेशन को, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करती है। प्लांट्स जैसे कि ऑर्किड्स, मॉसेस, लाइकन्स, ये डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पे अपनी जल की रिक्वायरमेंट के लिए, और इवेपोरेशन ऑफ वाटर और इसका कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हमने सारे एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं उनका अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स की। बायोटिक फैक्टर्स एक्चुअली हैं क्या? बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो बहुत ही छोटे बैक्टीरिया जो कि एयर में रहते हैं, वाटर में या सॉइल में होते हैं, एल्गी भी होती है, और विच लिव इन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, टू द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विच रेंज फ्रॉम ग्रासेस एंड हर्ब्स that grow after the monsoon of every year to the giant long lived trees of the forest। यानी कि एनवायरनमेंट में उपस्थित कोई भी जो है प्लांट या बैक्टीरिया, वो सभी, और इसके अतिरिक्त एनिमल वर्ल्ड जो कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स से लेकर छोटे इंसेक्ट्स और लार्ज एनिमल्स जैसे कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। अब हम यदि बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इनको हम 3 प्रकार से विभेदित कर सकते हैं: ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स। या हम जीवों को उनके पोषण के स्वभाव की भिन्नता के आधार पर भी विभेदित कर सकते हैं इन जीवों को। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं मांसाहारी जीवों की, कार्निवोर्स की। मांसाहारी जातियां दूसरे जीवित प्राणियों को अपना भोजन बनाती हैं, और आहार की दृष्टि से मांस पर निर्भरता होने के कारण ही इन्हें मांसाहारी कहा जाता है। अनेक परजीवी भी मांसाहारी कहे जाते हैं, वो इस कारण क्योंकि वो दूसरे जीवों के भोजन पर आश्रित होते हैं। मांसाहारी जंतुओं के शरीर में भी भोजन की प्रकृति के अनुसार एडाप्टेशंस उत्पन्न हो जाती हैं। कार्निवोर्स में कई जंतु जीवित शिकार को मारकर उसका भोजन करते हैं, जबकि अनेक प्राणियों को पहले से ही मारा गया शिकार भी भोजन के रूप में अनेक प्राणियों द्वारा खाया जाता है। कीट भक्षण करने वाले कीटाहारी भी मांसाहारी वर्ग में ही सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम बात करें हर्बीवोर्स की, तो हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी जंतुओं की संख्या स्थलीय आवासों में सबसे अधिक मिलती है। आहार संबंधी आवश्यकता की पूर्ति ये शाकाहार के माध्यम से ही करते हैं। इस वर्ग में छोटे छोटे कीट लार्वा से लेकर बड़े बड़े जंतु जो हैं वो, जैसे कि जुगाली करने वाले जीव जिनको कि हम रूमिनेंट्स कहते हैं, वो सम्मिलित होते हैं। शाकाहारी जंतुओं में विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक प्रकार पाए जाते हैं। इनमें अनेक एडाप्टेशंस विकसित हो जाती हैं, जैसे कि आहार नाल की अधिक लंबाई, विशिष्ट प्रकार का दंत विन्यास, ये इनकी विशेषताएं हैं। और इसके अतिरिक्त सेलुलोज को पचाने की विशेष विधि भी शाकाहारी स्तनधारी जंतुओं में पाई जाती है। इसमें आंत के अग्रिम भाग, जिसको कि सीकम कहा जाता है, उसमें ये विकसित हो जाती है, और यहाँ जीवाणुओं द्वारा सेलुलोज का पाचन संपन्न होता है। और ग्रेनिवोरस यानी कि बीजधारी चिड़ियों में दांत के अभाव में शरीर के भीतर बीजों को पीसने के लिए विशेष रचना का विकास होना भी एक प्रमुख अनुकूलता है। शाकाहारी जंतु वस्तुतः संपूर्ण जंतु शरीर को ही ये अनुकूलित कर लेते हैं। अब यदि हम बात करें स्कैवेंजर्स यानी कि अपमार्जक की, तो अनेक जंतु मृत पादपों एवं मृत जंतु शरीरों पर पोषित होते हैं। ऐसे पोषण प्राप्तकर्ता स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। अपमार्जकता का गुण आंशिक रूप से भी अनेक जंतुओं में पाया जाता है, जबकि कई जंतु पूर्णतः अपमार्जकता का कार्य करते हैं। गिद्ध जैसे जंतु साधारणतः मृत जीवों पर ही निर्भर रहते हैं। अपमार्जों की क्रियाओं के फलस्वरूप ही
आवास में स्वच्छता बनाए रखे जाने में सहयोग मिलती है। स्थलीय आवास में इन सभी लक्षणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एबायोटिक फैक्टर्स की विशिष्टता स्वरूप ही निश्चित क्षेत्रों में विशेष स्वरूप के सामुदायिक आवासों का विकास होता है और पारिस्थितिकीय भिन्नता को आधार मानते हुए स्थलीय आवास को हम कई बायोम्स में विभेदित कर सकते हैं। और इस तरह से ये आप चित्र में जैसे देख रहे हैं कि पहले प्रोड्यूसर से प्राइमरी कार्निवोर्स, फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स और टर्शरी। तो अगर हम फूड चेन के हिसाब से देखें तो टर्शरी कार्निवोर जो है वो सेकेंडरी कार्निवोर को खाता है, सेकेंडरी कार्निवोर प्राइमरी कार्निवोर को, और प्राइमरी कार्निवोर जो है प्राइमरी कंज्यूमर को, और प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो फिर प्रोड्यूसर पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है। टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज़ को उनके हैबिटेट के बेस पे हम तीन प्रकार से तीन भागों में, तीन कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं। सबटेरेनियन कम्युनिटीज़, सरफेस कम्युनिटीज़ एंड एरियल कम्युनिटीज़। सबटेरेनियन कम्युनिटीज़ में वह एनिमल्स आते हैं जो कि 5 से 6 इंच डेप्थ तक अर्थ में रहते हैं, और ये एनिमल्स अडाप्टेड होते हैं वेरियस मोड्स ऑफ लाइफ के, जिससे कि ये ज़मीन के भीतर जीवन यापन कर सके। ये अडेप्टेशंस डिपेंड करती हैं इस बात पर कि नेचर एंड टाइप ऑफ सॉइल कैसा है जहाँ पर कि वो रह रहे हैं। आकार के आधार पर भी सबटेरेनियन कम्युनिटीज़ को हम और आगे विभाजित कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त सरफेस कम्युनिटीज़ में वो कम्युनिटीज़ आती हैं जो कि अर्थ के ऊपर रहती हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के आधार पर इनको भी हम विभाजित कर सकते हैं आगे कि ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़ जहाँ पर कि टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और 48 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा रहता है। रेनफॉल 200 से 400 सेंटीमीटर पर ईयर होता है और क्लाइमेट जो है वार्म होता है। ऐसे ही टेम्परेट कम्युनिटीज़ जहाँ पर कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है, रेनफॉल 76 सेंटीमीटर होता है, समर्स गर्म होती हैं और विंटर्स ठंडी होती हैं। अल्पाइन क्षेत्र जहाँ पर कि स्नोफॉल होता है और एवरेज रेनफॉल जो है 25 सेंटीमीटर या उससे कम होता है। और तीसरी है एरियल कम्युनिटीज़। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मुक्त आकाश में उड़ सकते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ये धरती पर आते हैं, ट्रीज़ पर या रॉक्स पर फीडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए या रेस्टिंग के लिए आते हैं। और इसमें इंसेक्ट्स, मॉथ्स, बर्ड्स और बैट्स जो हैं उनको हम मुख्य रूप से शामिल करते हैं। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के हमने ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन किया। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, डेजर्ट्स और ग्रासलैंड्स आते हैं। तो अगले लेक्चर में हम आगे और जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के डिफरेंट बायोम्स जो भी आपके सिलेबस में हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।